नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो वीडियो है ये ईएमआरएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ईएमआरएस और जिसमें भी मनोविज्ञान आएगी ना, उन सभी के लिए काम का है। मनोविज्ञान, पेडोगोजी, ठीक है। वही क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ओल्ड पेपर है ये, 2023 का पेपर है ये, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं? क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, देख लीजिए। निम्न में कौन सा कथन गलत है? ये नॉर्मल है क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका अच्छा है, ठीक है। तो दिमाग एकदम हिला देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है और निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि मनोविज्ञान के ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। मनोविज्ञान, पेडागोजी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईएमआरएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईएमआरएस और जिसमें भी मनोविज्ञान आ रहा है ना, उन सभी के लिए काम का है, चाहे वो रीटमैन हो या फिर ईएमआरएस हो, ठीक है। अब डीएसएसबी में तो ये नहीं है। डीएसएसबी में शायद 10-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन केबीएस एनबीएस में भी नहीं है, क्योंकि उनमें 20-20 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। ईएमआरएस में है और जिस भी जो है उनमें मनोविज्ञान आते हैं, उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन ये रही है। पहला बताइए क्या करें इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है। वृद्धि मतलब ग्रोथ है, विकास मतलब डेवलपमेंट। विकास वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद है। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, ये तो सही है। वृद्धि मतलब ग्रोथ की बात है, ठीक है। तो ये तो सही है, कथन गलत है। विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से भी है, गुणात्मक परिवर्तन से भी है। चल सही मान लेते हैं। विकास वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद है, ये भी सही है। वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है। नहीं, वृद्धि का छोटा रूप है, ठीक है। वृद्धि तो ग्रोथ, भाई जैसे कि शरीर की उम्र बढ़ रही है ना, ग्रोथ, तो वो ज़्यादा बड़ी बात है। या फिर जैसे कि किसी बच्चा है, उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास हो रहा है ना, तो ये विकास बड़ी चीज़ है। देखते हैं अगर इसमें एक में ये जो कौन सा है, ये 41वां है। 41 ऑफिशियल आंसर की के ही माध्यम से बताया जाएगा। 41 में 1, ठीक, ये है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। विकास वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद पे है, ठीक है। विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद है। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है, ठीक है। विकास है ना, ये गुणात्मक में भी आ जाएगा और मात्रात्मक में भी आ जाएगा। मात्रात्मक तो मुश्किल आएगा ये, भाई जैसे कि कोई का विकास हो रहा है, उसको आप माप सकते हो, जैसे कि तापमान वगैरह को माप सकते, इस प्रकार से नहीं माप सकते। विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है, वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है। विकास वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक पद है, ठीक है। वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है। वृद्धि विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, क्या करें इसमें। जन्म के समय शिशु का सिर उसकी कुल लंबाई का तो कुल लंबाई की, यानी कि बच्चे का सिर ही बड़ा होता है शुरू में, तो जन्म के समय तो क्या 1/3 कर दें, 1/4 कर दें, 1/6 करें या 1/8 करें? तो 1/8 का मतलब है कि भाई वो हल्का कर रहा है मस्तिष्क को, है ना, कि आकार के रूप में। तो क्या 1/3 कर दें? 1/3 है ना, 1/3 होता है शायद, यही देखते हैं दिखाना। अगर ये मान लेता है तो 42 में 4 है भाई, गलत है ना। 42 में 2 है ना, ये जो 42 है तो 42 में 2 है, 2 का मतलब ये है 1/4 है, 1/4 है भाई, ध्यान रखना। अब ये जो फैक्ट है ये सब याद ही होना चाहिए। अब इसमें आप क्या ही कर सकते हैं, कैसे भी जुगाड़ लगा के, ट्रिक लगा के, या फिर किसी प्रकार से संबंध स्थापित करके, है ना, इनको लंबा टिकने के लिए इनको याद करना ही पड़ेगा। 1/4। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जन्म के समय शिशु का सिर उसकी कुल लंबाई का होता है 1/4। आगे चलते हैं। चलिए भाई बताइए, निम्नांकित को पढ़िए। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है, ठीक है। जैसे कि जो माता है, पिता है या फिर परिवार है, वह पहला स्कूल होता है बालक का पहला स्कूल होता है, तो वो बुनियादी भाषा सीखता है। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है। और अब सरकार है जो उसने 1 से लेकर 5 तक के आपकी बुनियादी भाषा है, यानी कि मातृभाषा है, उसमें आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। ये नहीं है कि भाई आप इंग्लिश ही मीडियम से सीखें, ठीक है। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है।
बालक अह का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर, निम्नांकित को पढ़िए। बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। उपयुक्त के आधार पर बताइए कि बालक विकास के किस चरण में है। जोरदार शानदार क्वेश्चन है, क्या ही करें अब इसमें। यानी कि ये जो तीन है ना, इसके हिसाब से आपको बताना है कि ये भाई शैशवावस्था की विशेषता है, यहाँ पर आंतर बाल्यावस्था की है, परवर्ती बाल्यावस्था की। जब बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है, सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा शैशवावस्था ही करते हैं। अह का भाव त्याग कर हम की भावना है ना, शैशवावस्था। किशोरावस्था तो नहीं आएगी ना। अब किशोरावस्था में ये बुनियादी भाषा की बात कहाँ से आएगी, तो किशोरावस्था तो नहीं है, किशोरावस्था हटा देते हैं। बालक संवेगों को की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है, तो शैशवावस्था में तो बालक रोता है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, ठीक है। तो आप ये शैशवावस्था इसमें नहीं कर सकते। अब ये तो दो ऑप्शन कट गए, आरंभिक बाल्यकाल कर, यहाँ पर परिवर्तित बाल्यकाल कर। जब जैसे कि ये बाल्यकाल है, 0 से 2 को बोलते हैं शैशवावस्था। जब जैसे कि ये बाल्यकाल है, तो बाल्यकाल है ना, जब ये हो गया आरंभिक बाल्यकाल और ये हो गया परिवर्तित, यानी कि जो वाद की बात है ना वो। तो इसमें करते हैं, आरंभिक तो नहीं करते हैं, परवर्ती बाल्यकाल करते हैं क्या इसमें। 2 या 3 है। अब जो EMRS उसमें 1/3 है भाई, चाहे वो प्री हो चाहे मैन हो। आई बात समझ में। तो फिर शैशवावस्था हटाई दिया अपन ने, है ना, किशोरावस्था हटाई दिया। आरंभिक बाल्यकाल, बाल्यकाल में संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता है वो बालक, ठीक है, वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है। ये करने की कोशिश करते हैं। ये जो कौन सा है, 43 में 3 करते हैं। 43 गलत है भाई, 43 में 2 है, यही तो बात है। 43 में 2 है, गलत गया। 43 में 2 है, ठीक है, आरंभिक बाल्यकाल है। ये जो NCERT, ये जो मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो 11वीं और 12वीं, यानी कि जो NCERT की जो बुक है मनोविज्ञान की, वहाँ से ही आएंगे। यहाँ पर आएंगे NIOS से, और कोई और किसी जगह से ये नहीं आएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि चार्ज ही उठा के दे दिया RPSC की तरह, ठीक है। इनका फिक्स सिलेबस होता है। ये जो पूछेंगे वो NCERT की ही बुकों से पूछेंगे। चलिए भाई आंसर देखते हैं। 43 में 2, 43 में 2 का मतलब है आरंभिक है, आरंभिक बाल्यकाल है। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है, ठीक है। बालक अ का भाव त्याग कर, इड है ना, इड अहम और पराअहम किसकी है, ठीक है। फ्रोबेल का सिद्धांत कौन सा है, फ्रोबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, फ्रोबेल। गार्डनर का कौन सा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है। वाटसन व्यवहारवादी है। सूझवादी सिद्धांत कौन करते हैं, ब्रदाइमर कोलर कोप्पा है, ठीक है। और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक ने दिया है, थार्नडाइक, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और स्किनर ने कौन सा दिया है, स्किनर क्रिया प्रसूत है, स्किनर है, यानी कि से क्रिया प्रसूत है, ठीक है। तो ये है भाई आरंभिक बाल्यकाल। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है ना, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। 30-60 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। 30 तो पक्का आएंगे, 30 वो, 20 वो और 10 उसके हैं नई शिक्षा नीति के, तो 50 क्वेश्चन है ये। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है, और प्री क्लियर हो जाएगी तभी जाके आप मैन पे पहुंचेंगे। बालक अह का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है, हो जाती है अगर 1/3 नहीं होती तो, है ना। तो अब 1/3 है, 1/4 होती तो होने के चांस थे, लेकिन अब 1/3 है, 1/3 है ना, वो कमर तोड़ देते हैं विद्यार्थियों की। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है। बालक अह का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है। बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर रहा है। आरंभिक बाल्यकाल है, आरंभिक बाल्यकाल है, आरंभिक बाल्यकाल है। आगे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। किशोर सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं और वे इसे प्राप्त करते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं और उत्सुकतापूर्वक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। केवल विपरीत लिंगी समवय वर्ग के व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं। केवल विपरीत लिंगी समवय
वर्ग के व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यार कथन सही नहीं है। जब विपरीत लिंगी समवय, ये समझ में नहीं आ रही बात, ये तो चल ठीक है। विवाह और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं, उत्सुकतापूर्वक, ये भी चल मान लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। क्या 1 2 4 सही कर दें इसमें? क्या बोल रहा है ये? कौन सा कथन सही नहीं है? समवर्ग क्या ही करें, विपरीत लिंग के प्रति तो करता है ना, लेकिन ये समव्यय वर्ग के व्यक्तियों के साथ नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का क्या 3 देखते हैं भैया ना, करने को तो इसमें 3 करते हैं। 44 में 3 है, ठीक सही गया भैया तो ना, ठीक है। ये तो सही है विपरीत लिंगी, लेकिन ये समव्यय है ना, ये समझ में नहीं आ रहा था, तो ये गलत है। सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं और वे इसे प्राप्त करते हैं। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी ढंग से निकाल लिया ना 1000-2000, तो मनोविज्ञान का खेल खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं और उत्सुकतापूर्वक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है भाई, आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। निम्नलिखित में से क्या औपचारिक का मतलब समझ रहा है? जैसे कि बैंक है, बैंक के माध्यम से जो कर लेते हैं वो क्या है? औपचारिक है। साहूकार इनके माध्यम से जो कर लेते हैं वो क्या है? अनौपचारिक है। स्कूल क्या है? स्कूल है जो औपचारिक है, ठीक है, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो अनौपचारिक है। अनौपचारिक, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? औपचारिक संक्रियात्मक, संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, संक्रियात्मक, ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। निम्नलिखित में से क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंध, और भाई सुनना मेरी बात, क्योंकि जो अगला सत्र आ रहा है ना 26 और 27, उसमें आ जाएगी नई एनसीईआरटी, वो सिलेबस हो जाएगा पूर्ण तरह से चेंज। अगर लेना है सिलेक्शन EMRS, KBS, NBS और DSSB, तो क्योंकि ये पहले पढ़ रखी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं दे रखी है और ये 6-7 साल से यही है, ठीक, तो यहाँ से ही पूरी संभावना बढ़ती है आने की और सिलेक्शन होने की। फिर अगर नई बुक आ जाएगी तो सब चीज़ें नई आ जाएगी। भर्ती जो भी लेगा तो फिर वो नई बुकों से लेगा, पुरानी बुकों से नहीं लेंगे। तो अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ें, क्योंकि नए सत्र में नई बुकें आ जाएगी फिर 9 से 11 में। 6ठी 7ठी की तो आ भी चुकी है, 8वीं की आ भी चुकी है SST की, वो अभी इंग्लिश में आई है। 6ठी 7ठी की तो हिंदी में भी आ चुकी है SST की। तो देखते हैं। आगमनात्मक का मतलब होता है, आगमनात्मक यानी कि उदाहरण से नियम के हिसाब से सोचना। निगमनात्मक का मतलब होता है नए से निगम, नए से नियम के अनुसार सोचना। अंततर्क वाक्य जैसे कि निगमनात्मक यानी कि नियम से उदाहरण की ओर, आगमनात्मक यानी उदाहरण से नियम की ओर। अंतःक्रियात्मक चिंतन। जब निम्नांकित में से क्या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? बताइए भाई। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। आगमनात्मक चिंतन, उदाहरण को औपचारिक बोलते हैं ना, ये सही है। परिकलात्मक निगमनात्मक चिंतन, अंततर्क वाक्यात्मक तर्क, अंतःक्रियात्मक चिंतन, औपचारिक। अब ये 1 और 2 तो सही लग रहा है, लेकिन अंत है तर्क वाक्यात्मक तर्क, और अंतःक्रियात्मक चिंतन जब सही नहीं है। जब आगमनात्मक, परिकलात्मक, निगमनात्मक, अंत तर्क वाक्यात्मक, पता नहीं भैया 3 या 4 देखते हैं। 45 में क्या है? 45 में 4 है, ठीक है, 45 में 4 है, ये है। निम्नलिखित में से क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है। आगमनात्मक चिंतन है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, अंत है तर्क वाक्यात्मक तर्क। ये कुछ समझ में नहीं है ये बात। तर्क वाक्यात्मक तर्क है, अंत है तर्क वाक्यात्मक तर्क, ये गलत है इसमें। 45 में 4, 46। किस व्यय वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है? किस व्यय वर्ग में, है ना, एज के बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं
और अभिलाषाओं या इच्छाओं की पहचान का भाव विकसित होता है। किस व्यय वर्ग में? 5 से 8 किशोरावस्था कर दें इसमें। अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है। 12 से 14 किशोरावस्था एज कहा गया है। 12 से 14 या फिर 12 से 18 या 19, 12 से 18 या 19 होना चाहिए। पूर्वावस्था कब से कब कहा गया है? बाल्यावस्था कब से कब कहा गया है? उत्तर बाल्यावस्था किसे कहा गया है? शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था है ना। ये सब चीज़ें एकदम सही सटीक तरीके से पता होना चाहिए। देखते हैं दिखाना। 12 से 14 वर्ष करते हैं। 46 में एक है, एक का मतलब है 5 से 8 वर्ष है भाई। ठीक है, 5 से 8 वर्ष है। किस वे वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है? 5 से 8 वर्ष। 5 से 8 वर्ष किस वे वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है? 5 से 8 वर्ष है। बताइए, चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है? EMRS का पेपर ये है ना। हल्के में लेने की कतई भूल ना करें। ये लगते तो नॉर्मल है लेकिन ये दिमाग को ख़राब करके पटक देते हैं। चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है? ठीक है, चारित्रिक विकास के, ठीक है, चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है? इंग्लिश देखिए क्या इसकी। एट विच स्टेज ऑफ चार्टर्ड डेवलपमेंट इंटरनल सेल्फ क्रिटिज्म ऑक्यूरस। इंटरनल सेल्फ क्रिटिज्म ऑक्यूरस। चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है? आत्म आलोचना पकड़ते हैं, है ना। और ये बात तो ये आंतरिक ही कर रहा है तो विकसित होता है। अनैतिक, ये तो अनैतिक तो नहीं आएगा, है ना। आत्म केंद्रित ये हो सकता है, ये तो नहीं है। अविवेकी नहीं, यही आ रहा है इसमें तो ना। इसमें कोई ज़्यादा पछड़ा भी नहीं है, यही है। 47 में 4 है भाई। 47 में 4 है। 47 में 4 है भाई यार। चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है? आत्म आलोचना यानी कि ये बुराई से है। ठीक, अपन ने सिर्फ आत्म पकड़ा था, है ना। आलोचना तो अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में। बात तो सही है। ठीक है, पॉजिटिव रूप देखा था अपन ने। हाँ, आत्म पकड़ा था ना। तो अभ्यांतरिक आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में। अच्छा क्वेश्चन, जोरदार। ठीक है, अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में। निम्नांकित वाक्य को पूरा कीजिए। संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता, अतएव अध्यापकों को। संवेगों को ग्रहण किया जाता है, संवेगों को, जैसे कि रोना, हंसना, क्रोध होना, उत्साहित होना, प्रोत्साहित होना। संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापकों को। इस मामले में किसी प्रकार का मार्गदर्शन करने से नहीं, ये तो बात नहीं है भाई। संवेग जो है, जो टीचर ही तो उत्पन्न करेंगे बच्चों में। ठीक है, बढ़िया बुक देंगे, ठीक है, बढ़िया शिक्षा या फिर नैतिक प्रद जो कहानी की जो बुक है वो देंगे उन बच्चों को, जिनमें आप उनको मॉरल से अच्छी तरीके से विकसित करना चाहते हो या फिर उनमें डेवलपमेंट करना चाहते हो उस क्षेत्र में। और जैसे कि कोई व्यवसायिक क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको इसी प्रकार की बुक देंगे या फिर इसी प्रकार का प्रैक्टिकल देंगे, तो टीचर का तो अहम रोल होता है। संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापकों को संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापकों। जब सुनना मेरी बात, आपको क्या याद है उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपको जो याद है ना उनका सिर्फ आपको तोड़ मरोड़ के हिसाब से जो उत्तर देना है वो प्रश्न के हिसाब से देना है। आई बात समझ में? संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापकों को। इस मामले में किसी प्रकार का मार्गदर्शन करने से परहेज करना चाहिए, ये तो नेगेटिव लग रहा है। परिष्कृत संवेगात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
बालकों में सम्यक संवेगात्मक व्यवहार प्रोद्भूत करने के लिए, बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए माता पिता को शामिल करना चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए। ग्रहण किया जाता है, संवेगों को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। अब यहाँ तो 2 कर या 3 कर। बालकों के समक्ष में एक उदाहरण प्रस्तुत। बालकों में संवेगात्मक व्यवहार प्रोद्भूत करने के लिए, बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए माता पिता को शामिल करना चाहिए। चल 2 करते हैं ना, देखते हैं दगान क्या है इसमें। 48 में 2 सही है भाई, 48 में 2 है, ठीक, 48 में 2 है। संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता है, अतएव अध्यापक को परिष्कृत संवेगात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आगे चलते हैं। बालक के सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है? सामाजिकरण तो परिवार आ जाएगा ना। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है? जब समकक्षीय समूह है, सहोदर भाई बहन, परिवार। स्कूल में प्रवेश से पूर्व का अधिगम, प्री स्कूलिंग, परिवार है। 49 है ना, परिवार है, सही है, तो 3 है इसमें। फिर व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित में किसके भीतर उद्भूत होता है? व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित किसके भीतर उद्भूत होता है? उद्भूत होता है। ऑर्डरली चेंज अनफोल्ड फ्रॉम विद इन। इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए जब हिंदी में, अगर जैसे कि भारी भरकम शब्द है तो, जैसे कि मनोविज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, या फिर कोई तगड़ी टर्म्स है हिंदी में, है ना, भारी भरकम नाम है तो उसकी इंग्लिश टर्म्स देख लेते हैं तो वो फिर समझ में आ जाती है बात। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित किसके भीतर उद्भूत होते हैं? वृद्धि मतलब ग्रोथ है, डेवलपमेंट मतलब विकास है। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित किसके भीतर उद्भूत होते हैं? व्यवस्थित परिवर्तन, उद्विकास, परिपक्वता। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित में किसके भीतर उद्भूत होते हैं? तो व्यवस्थित परिवर्तन, ऑर्डर चेंज अनफोल्ड विद इन। क्या ही करें अब इसमें, वृद्धि कर दें? व्यवस्थित परिवर्तन, व्यवस्थित की बात है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो वो तो विकास ही लग रहा है। उद्विकास, परिपक्वता। चल विकास देखते हैं दिखाना ना, कौन सा है इसमें? 50 में 3 सही है भाई, विकास ही है, डेवलपमेंट। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित किसके भीतर उद्भूत होता है? व्यवस्थित परिवर्तन, विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। बुद्धि परीक्षणों में व्यक्तित्व और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। सृजनशीलता परीक्षण परिशुद्ध का मापन है। बुद्धि परीक्षण में सृजनात्मक योग्यताओं का भी परीक्षण किया जाता है। अब ये तो सभी सही लग रहे हैं, अब जब सभी सही लग रहे हैं तभी दिमाग खराब होता है। तो इस बंदे ने तो किया है भाई 1। जब सृजनात्मक क्षमता परिवर्तन परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है, यही सही लग रहा है। बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व तो लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। सृजनशीलता परीक्षण परिशुद्धता का माप। देखते हैं दिखाना 51 में सही है, एक ही है, ठीक है। सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यष्टिपरक मतलब इंडिविजुअल व्यवहार। हैप्पीनेस इज ए आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्तित्व के किस चीज़ का परिणाम होता है? व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? व्यष्टिपरक। तो वो बात तो तेरी सही है, लेकिन पहले ये तो पता हो कि व्यष्टिपरक है क्या? व्यष्टि इंडिविजुअल किसे कहते हैं भाई? व्यवहार में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल
किस चीज़ का परिणाम होता है? अर्जित लक्षण, जीव वैज्ञानिक अभिज्ञान, सामाजिक और भौतिक वातावरण, संकट प्रबंधन का प्रयास। जीव वैज्ञानिक अभिदाय पर अर्जित व्यष्टिपरक, अर्जित लक्षण करते हैं दिखाने में, अर्जित लक्षण करते हैं बामन में तीन का मतलब है 3 है भाई, इसमें ये है सामाजिक और भौतिक वातावरण है भाई। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? सामाजिक और भौतिक वातावरण है, सामाजिक और भौतिक वातावरण है। ठीक है भाई, सामाजिक और भौतिक। सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। और कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। वाटसन ने व्यवहार का दिया था। वैसे वाटसन वैसे व्यवहारवाद है। और बुद्धि का तरलता का सिद्धांत केटल ने दिया था, केटल है। 16 PF वो वही है, यानी कि चाय की केटली, केटल से केटली और उसमें 16 जड़ी बूटी डाल दी है ना, तो वो वही है 16 PF। ठीक है। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्तित्व के किस चीज़ का परिणाम है? 16 PF मतलब केटल का बुद्धि का तरलता का सिद्धांत है ना, तो 16 PF बुद्धि के तरलता से ही संबंधित है। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एपीट्यूड। जब एपी है ना, एपी वेस्ट होता है, एटीट्यूड एपी वेस्ट होता है, यानी कि अभिक्षमता बड़ा होता है। अभिवृत्ति किसको बोलते हैं? आ जाएगा आगे का इनका क्वेश्चन। 3 है सामाजिक भौतिक वातावरण। यह सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालय में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास, आधुनिक रीति रिवाजों का। यही है इसमें, तो गुणों का ही विकास नहीं करना है भाई, बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का भी विकास होना चाहिए। देखते हैं दिखाने ये क्या मानता है इसमें। 53 EMRS का कोई पता नहीं है। ये 53 में 2, 53 में 2 है। अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, यह सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालय में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अच्छा, अब ऐसे भी नहीं है कि ये गलत है, लेकिन सबसे बेस्ट जो ये है, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास। अच्छा, विद्यालयों को सामाजिक अधिगमकर्ता कहा जाता है यदि वे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं। सामाजिक अभिकर्ता से आप क्या समझेंगे? इंग्लिश देखते हैं। स्कूल कैन बी कॉल्ड सोशल एजेंट इफ दे, स्कूल कैन बी कॉल सोशल एजेंट इन दे, सोशल एजेंट इन दे। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता, ये एजेंट की बात कर रहा है। विद्यालयों को सामाजिक एजेंट कहा जा सकता है यदि वे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं, ज्ञान का पारेषण मतलब विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता एजेंट को कहा जाता है भाई। दोबारा से देख लीजिए। स्कूल कैन बी कॉल्ड सोशल एजेंट इन इफ दे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं यदि वे ज्ञान का पारेषण का मतलब क्या है? ट्रांसमिट नॉलेज, ज्ञान का पारेषण करते हैं, ट्रांसमिट। अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, परंपराओं और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जाता है यदि वे ज्ञान का पारेषण करते हैं। चलिए यही करते हैं। 54 यार, हद कर दी यार इसने। अब ये है ना, अब आपके दिमाग में क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो NCERT में है ना, और वो है ना, उसके हिसाब से है ये। ठीक, विद्यालयों को सामाजिक 11वीं 12वीं में मनोविज्ञान की किताब है NCERT की, वहाँ से आया है। आई बात समझ में? और NIOS विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जाता है यदि वे अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। 54 3 है।
ठीक, अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जाता है यदि वे, अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। तगड़े क्वेश्चन है भाई, हल्के में मत लेना, 2023 में लगी है भर्ती। मीना नामक विद्यार्थी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है। कल्पनात्मक और निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि वो होती है, वो नियम से उदाहरण की ओर होती है, गणित में होती है, ये चिंतन करती है, यानी कि ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, निगमनात्मक। तथा अमूर्त समस्याओं को हल करने में समर्थ है एवं व्यक्ति की अस्मिता के बारे में चिंतित रहती है। उपयुक्त के आधार पर बताएं कि यह बालिका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में। अब क्वेश्चन ये भी आ चुका है, बताइए संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिकता का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, है ना, कोहलबर्ग ने। वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक का सिद्धांत दिया है, सामाजिक, वाइगोस्की व सामाजिक। और फ्रॉवेल ने कौन सा दिया है? फ्रॉवेल किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन, यानी कि जो वेल है वो किंडरगार्टन है, फ्रॉवेल किंडरगार्टन। और मारिया मोंटेसरी अल्फा बीटा गामा। तो और जो सेल्डन है उसने शारीरिक सिद्धांत दिया, सेसे सेल्डन, सेसे शारीरिक है, सेसे सेल्डन, सेसे शारीरिक, ठीक है। वाटसन व्यवहारवादी है और सूझवादी ब्रदाइमर कोलर कोप्पा है, ठीक। स्किनर ने कबूतर और चूहा पे प्रयोग किया था, स्किनर ने। कुत्ता पे पावलोव ने किया था, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, थॉर्नडाइक ने प्रयास पे त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। और चिंपांजी पे सूझवादी सिद्धांतों ने किया था। तो बताइए भाई, मीना नामक विद्यार्थी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है और निगमनात्मक चिंतन करती है, निगमनात्मक चिंतन करती है तथा अमूर्त समस्याओं को, यानी कि अंदर ही अंदर करने में समर्थ है। व्यक्ति की अस्मिता के बारे में चिंतित रहती है, अस्मिता के बारे में चिंतित। उपयुक्त आधार पर बताएं कि यह बालिका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। जब संवेदी वगैरह तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। समर्थ एवं व्यक्ति की अस्मिता के बारे में। पूर्व सक्रिया, मूर्त सक्रिया भी ये नहीं आएगा। औपचारिक आना चाहिए भाई, ये औपचारिक आना चाहिए। मूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक। मूर्त तो वो हो जाएगा जो देखते हैं, जो मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, ये शायद ये है इसमें संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक को क्या बोलते हैं? सेंसरी मैटर। देख लें, एक या 4 होना चाहिए। 55 में 4 है भाई, ठीक, 4 है। औपचारिक संक्रियात्मक है, औपचारिक संक्रियात्मक। अब इसको बताइए, बाल केंद्रित उपभागों में पाठशाला निर्माण के लिए निम्न में से क्या एक मुख्य बात नहीं है? बाल केंद्रित उपभागों में पाठशाला निर्माण के लिए निम्न में से क्या एक मुख्य बात नहीं है? तो कौन सी नहीं है? क्या एक मुख्य बात नहीं है बाल केंद्रित उपभाग में? इंग्लिश में देखिए कि इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की पॉइंट ऑफ द कैरिकुलम डेवलपमेंट इन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। बाल केंद्रित उपभागों में पाठ्यक्रम निर्माण के लिए निम्न में से क्या एक मुख्य बात नहीं है? विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विद्यार्थी की योग्यता और पृष्ठभूमि का अध्ययन, पृष्ठभूमि, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधि और कार्यनीति का निर्धारण, निगरानी, आकलन, मूल्यांकन कार्यविधियों का क्या एक मुख्य बात नहीं है? विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, ये तो है। विद्यार्थी की योग्यताओं और पृष्ठभूमियों का अध्ययन, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधि और कार्यनीति को निर्धारण, ये तो हो सकता है। निगरानी, आकलन और मूल्यांकन कार्यविधियों का निर्धारण। बाल केंद्रित उपभागों में पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम के लिए इनमें क्या एक मुख्य बात नहीं है? तो विधियों और कार्यनीतियों का निर्धारण, विद्यार्थी की योग्यताओं और पृष्ठभूमि शायद नहीं होना चाहिए भाई इसमें, ये 2 नहीं होना चाहिए इसमें। देखते हैं जो 56 है उसमें क्या है, 2 ही है, ठीक है, 56 में 2 ही है, ये नहीं है।
बाल केंद्रित उपागम में पाठ्यचर्या निर्माण के लिए निम्न में से क्या एक मुख्य बात नहीं है? विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्य नीतियों का निर्धारण, निगरानी, आकलन और मूल्यांकन कार्यविधियों का निर्धारण। दोबारा से देखते हैं। विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्य नीतियों का निर्धारण, निगरानी, आकलन और मूल्यांकन कार्यविधि का निर्धारण। विद्यार्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि कहाँ है? जब पृष्ठभूमि नहीं आएगा ये। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? बताइए भाई। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? नैदानिक ये वही है, इसको डायग्नोस्टिक बोल सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब जैसे कि डायग्नोस्टिक वो सेंटर नहीं होते हैं दवाई वगैरह के, यानी कि रोग की पहचान करके फिर जो दवाई दी जाती है वो है ना नैदानिक। यानी कि आपको रोग का पता चल चुका है तभी तो आप निदान कर रहे हैं। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम का आकलन है, अधिगम के रूप में आकलन है, योगात्मक आकलन है। यार अधिगम के लिए आकलन सही है भाई। जैसे कि कोई बच्चा है उस पर पढ़ा नहीं जा रहा है तो आप ये पता कर पाएंगे कि भाई ये पढ़ा नहीं जा रहा है, तभी तो आप उसके लिए जो बेस्ट रणनीति हो सकती है वो अपनाएंगे। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, मार दिया भाई। डायग्नोस्टिक तो किसका एक भाग है? अधिगम का आकलन नहीं, ये करते हैं, एक करते हैं दिखाने। रोग की पहचान हो गई है लेकिन अब उसका ही तो वो करना है, तो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। देखते हैं तीन ऑप्शन सावधान है। 57 में एक है। अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम के लिए आकलन। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? तो अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम के लिए आकलन है। अच्छा क्वेश्चन, जोरदार, दिमाग को झंडाले वाला। नैदानिक समझते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक तो उसका मतलब क्या है? अधिगम के लिए आकलन है। आई बात समझ में कि भाई बच्चा स्कूल से जा रहा है, रोज़ रोज़ स्कूल को वंक कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो आपको पता चलेगा, तभी तो आप उसके लिए रणनीति, नियम वगैरह वो लेके आएंगे, योजनाएं लेके आएंगे। दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? दक्षता आधारित उपागम, उपागम का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच ऑन वर्ल्ड नॉट रिक्वायर्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच अपने लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? दक्षता आधारित उपागम अपनाने लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? प्राप्त की जाने वाली सहज क्षमताओं की सूची तैयार करना, आवश्यकता नहीं होगी। दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ये तो लग रहा है आवश्यकता नहीं होगी। अधिगम की पूर्व इच्छाओं की पहचान करना और उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना, निर्धारित समय सीमा कोई सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना, प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना। दक्षता आधारित उपागम आवश्यकता नहीं होगी। जब दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ये तो है ना, ये तो है। अधिगम की पूर्व इच्छाओं की पहचान करना, उसे शिक्षण अधिगम के भाग बनाना, ये भी है। निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना, प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना। या तो एक है या फिर चार है। देखते हैं दिखाना ना। 58 में 4 है, 58 में 4 है भाई, 58 में 4 है। ये है दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ये तो है। अधिगम की पूर्व इच्छाओं की पहचान करना, उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना, ठीक। प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना, सहज क्षमताओं 4 है इसमें। सहज क्षमताओं का मतलब क्या है? प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू बी अचीव्ड,
प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना, दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अधिगम की पूर्वेक्षाओं की पहचान करना और उसे शिक्षण अधिगम का भाग बनाना। निम्नलिखित में से क्या अनुभवनात्मक अधिक्षण का एक प्रबल पक्ष नहीं है? अनुभवनात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है यार, अनुभवनात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है। यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है। अनुभवनात्मक, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह से, ये जो है ना ये क्वेश्चन AMRS के, इसके आप जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करके क्वेश्चनों को हल ही नहीं कर सकते। जरा सा भी चंद मिनट के लिए दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर सकते आप। आई बात समझ में? दुर्घटना हटाई, ध्यान सावधान हटी, दुर्घटना घट जाएगी भाई साहब। ये अनुभवनात्मक अधिगम, तो ये वास्तविक अधिगम अनुभव बोल देता है, सही है। यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है। यह एक भावी कैरियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्यों को चुनने का अवसर देता है। भावी कैरियर, अनुभवनात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है। यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है। देखते हैं दिखाने, कुड़सिट में 2, कुड़सिट में यार ये है भाई। निम्नलिखित में से क्या अनुभवनात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। यह नहीं है, जबकि यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है। ठीक है, ये सही। यह एक भावी कैरियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्य को चुनने का अवसर देता है। 2 है इसमें आंसर। यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। प्रयोग आधारित, ये है भाई इसमें। अच्छा क्वेश्चन, गुणसेट में 2 है। एक अध्यापक छात्रों के साथ कठिन संबंध स्थापित कर सकता है। एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर, प्राधिकार को क्या बोलते हैं? बिकम ए ऑथोरिटी फिगर्स, ऑथोरिटी नहीं, ये तो नहीं आएगा, है ना। एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर नहीं, ठीक है। आपको अधिकारी बन के आप बच्चों का दिल नहीं जीत सकते, है ना, ये तो हटा दिया। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर, नियमों को कड़ाई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करते, विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। अब जैसे कि टीचर है, उस पर पढ़ाई ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या ही घनिष्ठ संबंध करेगा छात्रों के साथ में। 60 में 4, सही है, अपना सही है। विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके। फिर निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? संरचनावादी उपागम की एक सीमा है संवेदी आउटपुट पर बल देना, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा। एक ही क्वेश्चन और आया था, बताइए आप उपेक्षा से क्या समझते हैं? जो विभिन्न तरह से प्रयोग था उसमें 4 ऑप्शन जोरदार थे वो, ठीक है। रीट में या पर कुछ ऐसे आया था वो, हिंदी व्याकरण में रीट में इसमें शायद कुछ ऐसे था। निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? ठीक है, विच द फॉलोइंग ऑफ द लिमिटेशन। ठीक है, इंग्लिश से काफ़ी तक हल हो जाता है क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूटिव अप्रोच, लिमिटेशंस। इनमें से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? तो सीमा है, संरचनावादी की बात है, संवेदी आउटपुट पर बल देना, संवेदी आउटपुट पर बल देना संरचनावादी की बात है। ठीक, जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये संरचना ही वादी है। जैसे कि अपने ये कुछ बना रहे हैं, तो ये संरचनावादी है, तो ये संवेदी है। इसमें इसको साइड में करते हैं। मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना एक सीमा है। चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। बताइए क्या ही करें।
सिस्टम नहीं बैठ रहा है भाई। संरचनावादी उपागम की एक सीमा है। संरचनावादी एक सीमा है। संवेदी आउटपुट पर बल देना, संवेदी। ठीक है। मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, संरचनावादी। उपेक्षा करना। चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। पता नहीं भाई। 61 2 है, ये 2 है। मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, संवेदी आउटपुट पर बल देना, चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। अब ऐसे देखे जाए ना तो ये सब पॉजिटिव है। लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण, चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, संवेदी आउटपुट पर बल देना। उपेक्षा नहीं आएगा ये, है ना। उपेक्षा करना तो अपेक्षा दे देता तो फिर ये सही हो जाता, क्योंकि उपेक्षा का अर्थ अलग है, अपेक्षा का अलग है। तो ये सही हो जाता अगर अपेक्षा आ जाता तो ये अब ये जैसे कि उपेक्षा का अर्थ क्या है और अपेक्षा का अर्थ क्या है, ये सब पता होना चाहिए। उपेक्षा और अपेक्षा कि मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। ठीक है। एक सीमा है, ये है भाई। फिर निम्नलिखित में कौन सा सही है? मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। मापन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों अवलोकनों पर आधारित एक परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। रुक जा 1 मिनट। देख, सही है। मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की, कुछ गुणों की, है ना, हटा देते हैं। कुछ आ जाए यहाँ पर, केवल आ जाए, इस प्रकार के वर्ड आ जाए ना तो वो तो हटाई दे उनको। तो मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। मापन जैसे कि मापते हैं अपन, है ना। जैसे कि थर्मामीटर, तापमान, बुखार है तो वो माप रहे हैं, तो इस प्रकार का वो मापन कि भाई गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, 90 की स्पीड से। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी। मापन मात्रात्मक गुणात्मक मापन नहीं, ये गुणात्मक बिल्कुल नहीं आएगा। मापन सिर्फ मात्रात्मक है ना। मापन सिर्फ मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं आएगा। मापन दोनों अवलोकनों पर आधारित एक परिदृश्य पर मूल्यवान निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। तो कौन सा सही है? क्या ही करें अब इसमें? मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की, कुछ तो नहीं, ये तो हटा दे, है ना। कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। गुणात्मक डाटा को। मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ज्ञात। चल 3 करते हैं, दिखाने ले बजरंगबली का नाम। 62 गलत है भाई। 62 में 1 है। 62 में 1 है, यही है। कौन सा सही है? मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मापन, ठीक है भाई। मापन के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। असीमित तुलना और व्याख्याओं के लिए उनके क्षेत्र के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र, विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने तो अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में। ये तो 3 है इसमें, तो ये तो कर देंगे, ये तो सही जाना चाहिए। 63 में 3 सही है। ठीक है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम यानी कि लर्निंग अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषताओं का पता चलता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष। ठीक है भाई, है ना। गुण दोष। EMRS का पेपर है, हल्के में लेने की भूल कतई ना करें। ठीक। और 50-60 क्वेश्चन आएंगे। अगर प्री करनी है तो ये ज़रूरी है। PRT हो, TGT हो, PGT हो। निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है?
अधिगम की एक विशेषता नहीं है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? बौद्धिक चिंतन के माध्यम से बात क्या कर रहा है? समूह अधिगम की, समूह अधिगम की, है ना? ग्रुप लर्निंग सही है क्या है? हाँ, ग्रुप लर्निंग इंग्लिश से ही होंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? जब बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के, ये तो बात सही है। ग्रुप स्टडी, गलतियों की पहचान की जा रही है और उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है, ये भी ठीक है। ज्ञान और अनुक्रम को साझा करना आसान है, ज्ञान और अनुक्रम को विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम असाइनमेंट करते हैं, एक विशेषता नहीं है। ज्ञान और अनुक्रम को साधन करना आसान है, विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम असाइनमेंट करते हैं अपनी गति से नहीं कर पाते हैं ना भाई, वो सभी करते हैं जब भी होता है वो। स्टूडेंट डज ए असाइनमेंट इन हर हिज ओवन पेस, अपनी गति से। चल 4 करते हैं, दिखाना है 64 में, सही है 4, ठीक है। विशेषता नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि भाई वो तो ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं वो जब गति करेंगे तब होगी वो गति। तो बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ग्रुप स्टडी, गलतियों की पहचान की जा रही है, उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई को क्या फैक्ट पता है और दूसरे को वो सही फैक्ट पता है और वो बताता है कि भाई ये है, देख लीजिए इतना पेज नंबर पर, जो दूसरा ने वो गलत फैक्ट याद कर रखे हैं तो वो उनको अपडेट कर लेगा, सही कर लेगा। ज्ञान और अनुक्रम को साझा करना आसान है। इकाई योजना तैयार करने, है ना? इकाई योजना मतलब यूनिट प्लान। इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन सा कदम शामिल नहीं है? विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, यह है। इकाइयों से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन, अध्यापक के लिए निर्धारित TLM की सूची तैयार करना। ये TLM मतलब क्या है? TLMS, प्रिस्क्राइब्ड बाय द टीचर। आकलन की विधियों का निर्धारण, TLM की सूची, ये 3 हटा देते हैं इसमें, है ना? देखते हैं 65 में 3, सही है, 65 में 3 है ना? ये हटा दिया। विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, इकाइयों से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन, अध्यापक के लिए निर्धारित TLM, ये तो हटा दिया ना। आकलन की विधियों का निर्धारण, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, यही है ना इसका मतलब, लर्निंग प्रोसेस, है ना? लर्निंग प्रोसेस तो एक विशेषता नहीं है, प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है। बताइए भाई, क्या विशेषता नहीं है? अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सा आ जाएगा इसमें? 67 में। सड़सठ में 4 है, 67 में 4 है, 4 का मतलब ये है। निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने का परिणाम है। अधिगम यानी कि लर्निंग व्यक्ति को वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने का परिणाम है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है भाई। अधिगम, लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है, लर्निंग व्यक्ति को वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने का परिणाम है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक अनिवार्यता है, केवल है, सिर्फ है ना? इस प्रकार के तो गलत ही होते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? मतलब संप्राप्ति परीक्षण का मतलब क्या है? संप्राप्ति परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहा है ना? अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं।
निम्न में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? अचीवमेंट टेस्ट। यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। अचीवमेंट, ठीक है। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच सहप्राप्ति की तुलना करना, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, भावी सफलता स्तरों की ये भविष्यवाणी तो भाई ये तो नहीं चलेगी, संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है, ठीक। अचीवमेंट परीक्षण का, अचीवमेंट का। अब जैसे कि किसने 12वीं में अधिक % बना दी तो अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं ना, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें यह जाना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है, कार्य नहीं है पर अचीवमेंट टेस्ट का। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना, ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच अचीवमेंट टेस्ट की तुलना करना, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, अधिगम कठिनाइयों का, अधिगम, भावी सफलता स्तर, पता नहीं भाई, नहीं पढ़ रही पार। 67 में 4 है, 67 में 4 है भाई, कार्य नहीं है, यही नहीं है अगर करते तो। यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है ना, अचीवमेंट टेस्ट। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों की संप्राप्ति की तुलना करना, अचीवमेंट की तुलना करना, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, ये नहीं है। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? तो अधिकांश स्थिति बहुकक्षीय, बहुकक्षीय, बहुकक्षीय इंग्लिश क्या है इसकी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ट्रू अबाउट ए मल्टीग्रेड टीचिंग, मल्टीग्रेड टीचिंग सोल्यूशन है ना, मल्टीग्रेड की बात है, तो मल्टीग्रेड है ना, सही है। अधिकांश स्थिति औपचारिक होती है, अधिकांशतः स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चों में सहयोग कम होता है, कौन सा कथन सही है? अनुभवों की विविधता असीमित है। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में, बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिकांश स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चों में सहयोग कम होता है, अनुभवों की विविधता असीमित है, अनुभवों की विविधता असीमित है। चलिए यही करें क्या, यही देखते हैं दिखाना। 68 में 4, ठीक है, 68 में 4 सही है, बच गए भाई। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अनुभवों की विविधता। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये टफ नहीं है, टफ है ना, ये ऑप्शन से क्वेश्चन टफ होता है भाई, आई बात समझ भाई, ये ऑप्शन जोरदार है। अधिकांश स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चों में सहयोग कम होता है। अब जो ये पेपर सेटर ये ऐसा ही नहीं है, ये इस क्षेत्र का विद्वान रहे होंगे, ठीक है, 8-10 मिल के बनाते हैं भाई, ऐसे ही नहीं है कि चल भाई एक का बस करो हो। अनुभवों की विविधता असीमित है, ये है इसमें कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है, सहपाठी आकलन कथन सही नहीं है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान मेटा कॉग्निशन में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पना और कौशलों का स्पष्ट अभ्यास करते हैं। कौन सा सही नहीं है? अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। इसमें क्या करें भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन के माध्यम विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। सहपाठी आकलन के माध्यम विद्यार्थी संकल्पना और कौशलों का स्पष्ट आभास करते हैं। पता नहीं भाई, बताइए क्या करें इसमें, दीजिए आंसर। 69 में 2 है, 69 में 2 का मतलब है ये है भाई बी, ये है।
कौशल कथन सही नहीं है, ये हटा दिया। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में, ये तो ठीक लग रहा था। सहपाठी आकलन माध्यम विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना प्राप्त करना सीख लेते हैं, ये भी सही लग रहा था। सहपाठी आकलन के माध्यम विद्यार्थी संकल्पनाओं कौशलों का स्पष्ट अभ्यास करते हैं, ये थोड़ा सा इस पर डाउट था। और ये सहपाठी आकलन विद्यार्थी से संज्ञान कौशल विकसित करने में सहायता करता है, सही नहीं है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। कौशल सह संज्ञान मेटाकॉग्निशन में नहीं, कौशल विकसित नहीं होता है ना, ये नहीं है, दो नहीं है इसमें, ठीक है। कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित में से उत्तर या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, निम्न में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्न में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है प्रश्न पूछते समय। स्पष्ट उद्देश्य तो नहीं डालेगा, है ना। दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग ये हो सकता है। सही उत्तर के साथ प्रश्न संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्री का न होना, यही है, दो ही है ना, दो ही करते हैं। 70 दो ही है, ठीक है, दो ही है, ये है। कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्न में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? तो ये डालेगा भाई दोहरी नकारात्मकता। स्पष्ट उद्देश्य प्लस पॉइंट है। सही उत्तर के साथ प्रश्न प्लस पॉइंट है। संदर्भ के लिए किसी भी पूर्व सामग्री का न होना। फिर आगे चलते हैं। सामान्यतः समावेशी शिक्षा का अर्थ है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ हो जाएगा बालिका शिक्षा, दिव्यांगजन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक। समावेशी 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 अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी ना, अनौपचारिक। तो 71 में 2 सही है। और तेरी की मार दिया भाई। 71 में 2, 71 में 2 ही है, 71 में 2 है। सामान्यतः समावेशी शिक्षा का अर्थ है, मतलब समावेशी शिक्षा का अर्थ है दिव्यांगजन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बालिका शिक्षा। क्या दे रखा है इसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ रेफर टू इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ है दिव्यांगजन शिक्षा, ठीक है, दिव्यांगजन शिक्षा। 71 में NCERT से है, 71 में 2 है। विद्यालय में शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य सबसे आप क्या समझते हैं? सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ये तो नहीं आएगा। संज्ञानात्मक व्यवहार भावना यही है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 72 में 3 संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना। मानसिक स्वास्थ्य की बात है। जब मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि भाई आप शरीर से स्वस्थ है, तो वही स्वस्थ नहीं है। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक सिद्धांत किसने दिया था? वैसे व्यवहारात्मक वैसे वार्सेन है। संज्ञानात्मक किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। और नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था, कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है। फिर विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रासंगिक है? मानसिक विकार के समाधान के लिए माता पिता का हस्तक्षेप मानसिक विकार के समाधान के लिए में कौन सा सर्वाधिक प्रासंगिक है? यह सबसे बेस्ट है, ये तो नहीं आएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करना, विद्यालय में पेशेवर परामर्शों की नियमित नियुक्ति। मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करना, माता पिता का हस्तक्षेप, पेशेवर परामर्शों की नियमित नियुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करना। क्या 3 करते हैं इसमें? 73 में 4 है भैया, 4 है। विद्यालय में ये पेशेवर से चक्कर पड़ गया। पेशेवर परामर्शों की नियमित नियुक्ति, ठीक है, यानी कि वही है। ये थोड़ा सा घुमा के दिया है इसने।
अगर ये लिख देता ना कि विद्यालयों में यानी कि अच्छे टीचरों की नियमित नियुक्ति, तो कर देते हैं, पर पेशेवर से चक्कर पड़ गया। समाज में सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करते हैं? समाज में सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करते हैं? बालकों में क्या सुनिश्चित करते हैं? बालकों में उत्तेजना, बालकों में सामाजिकरण, बालकों में व्यवहारात्मक बदलाव, चिंतन, ये है इसमें। तो बालकों में सामाजिकरण, तो 74 में 2 है। सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की। विद्यालय बालकों में अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है। विद्यालय बालकों में अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है। तो 1 मिनट देखना भाई, इसमें क्या है? इनेबिलिटी टू लर्न सामान्यतः अभिप्राय है। वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, स्वलीनता, मानसिक मंदन। अधिगम में अयोग्यता, लर्निंग में अयोग्यता किस के सामान्यतः अभिप्राय है? वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, स्वलीनता। यार, द कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी टू लर्न अमोंग स्कूल चिल्ड्रन नॉर्मली रिप्रेस्ड एस सामान्यतः अभिप्राय है। अधिगम में अयोग्यता का मतलब क्या है ये बताइए? वाचन वैकल्य है। ये वाचन वैकल्य का मतलब यह है कि भाई बोला नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। स्वलीनता मतलब खुद में ही लीन है। मानसिक मंदन, चलिए करते हैं। 75 गलत है। 75 में 1 है भैया, नहीं पड़ेगी पार भाई। अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है वाचन वैकल्य। जैसे कि कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया है ना, तो डिस्कैलकुलिया मतलब वो गणित से संबंधित है। और ये डिसलैक्सिया में से है ना, तो ये पठन से है। पठन यानी कि किताब पढ़ा नहीं जा रहा है ना, वो है। ठीक है। ग्राफिया का मतलब होता है जैसे ग्राफ वैसे लिखना है। डिस्ग्राफिया वो लिखने से है। ठीक, डिस्ग्राफिया लेखन से है। डिसलैक्सिया वाचन से है। कैलकुलिया आएगा वो गणित नामक त्रुटि से है। ठीक है, नाम में अर्थ छुपा हुआ है। और एटिज्म ये इंग्लिश टर्म से आ चुकी है। एटिज्म का मतलब क्या होता है? मानसिक मंदन। तो विद्यालय बालकों में अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? 75 में 1 है। 75 में 1 का मतलब है वाचन वैकल्य। अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है वाचन वैकल्य। ठीक, वाचन वैकल्य को बोलते हैं डिसलैक्सिया। लिखने में जो असुविधा हो रही है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। गणित संबंधी को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। दिव्यांगजन बालकों के लिए अक्षमता का लाभ लेने हेतु विनिर्दिष्ट अक्षमता की न्यूनतम मात्रा क्या है? दिव्यांगजन बालकों के लिए अक्षमता ये 40% से कम, 40% से अधिक होना चाहिए भैया ना, तभी जाके। तो 76 में 3 सही है, तो 40%। विद्यालय बालकों में छोटे आकार के सिर को मानसिक विकार में तकनीकी तौर पर किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो आ जाएगा ना, नाम भी वैसे दे रखा है इसमें। माइक्रो सीफेली, मेगा सीफेली, जड़वामन, बोनापन, माइक्रो है माइक्रो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन। 77 में 2 माइक्रो सीफेली। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया कार्यक्रम मनोदर्पण किससे संबंधित है? ये एनईपी उससे आ गया वो क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया कार्यक्रम मनोदर्पण किससे संबंधित है? मनोदर्पण अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्यापकों की भर्ती से बालकों के मानसिक मनोदर्पण है ना, तो ये वही है, बालकों से ही होगी, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य से। 78 में 3 बालकों के मानसिक स्वास्थ्य से। विद्यालय में पेशेवर स्वास्थ्य परामर्शों के लिए निम्न कौन सा गुण होना अनिवार्य है? परानुभूति, संवेग, सहानुभूति, भाव शून्यता। भाव शून्यता बिल्कुल नहीं चलेगा। सहानुभूति, यहाँ पर परानुभूति कर दे। परानुभूति यानी कि जो दूसरों को अनुभूति कर सकता है। यहाँ पर सहानुभूति गुण होना अनिवार्य है। संवेग, भाव शून्यता तो बिल्कुल नहीं है। जब परानुभूति करें या फिर सहानुभूति करें, सहानुभूति, परानुभूति। चल 1 करते हैं। 79 1 है। ठीक है, जोरदार क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना भाई। परानुभूति
जो दूसरों का दुख अनुभव कर सके, परानुभूति। सहानुभूति जो सहानुभूति ही दिखाता है ना, तो परानुभूति है इसमें एक। विद्यालय बालकों में मानसिक विकार के लिए निम्न में कौन सा कारक जिम्मेदार है? मानसिक विकार के लिए तो दुर्घटनाएं है। विद्यालय बालकों में मानसिक विकार के लिए, विद्यालय बालकों में मानसिक विकार के लिए दुर्घटनाएं, परिवार का वातावरण, हार्मोन्स, ये तो नहीं आएगा। परंपराएं और रीति रिवाज, ये बिल्कुल नहीं आएगी। परिवार का वातावरण मानसिक विकार के लिए निम्न विद्यालय बालकों में मानसिक विकार के लिए में कौन सी दुर्घटनाएं आएगी? बात ये विद्यालय वालों की बात कर रहा है ना। चल दुर्घटनाएं देखते हैं। यहाँ पर परिवार का वातावरण है। हाँ, परिवार का वातावरण भी हो सकता है। तो कौन सा कारक जिम्मेदार? चल दुर्घटनाएं करते हैं ना, देखते हैं दखन क्या जाता है। 80 में वही है 80 में 3 है। अरे तेरी की, ठीक है 80 तो है, ये 80 है ना, 80 तो 80 में 3 है। हार्मोन असंतुलन, ये तो कुछ जमा नहीं भाई। विद्यालय बालकों में मानसिक विकार के लिए इनमें कौन सा कारक? हार्मोन असंतुलन, ये है भाई 3 है इसमें। किस अर्थ में अध्यापक को प्रारंभकर्ता कहा जाता है? अध्यापक बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान देता है। विद्यार्थी अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। अध्यापक एक दोस्त, दार्शनिक और सलाहकार होता है। यही है 81 में 3। ये तो गलत है, तो गलत ही है भाई। अब क्या ही करें आप इसमें, बताइए। 81वां क्वेश्चन है। अब 81वां जो क्वेश्चन है 81 में 3 है। अब 81 में 3 का मतलब ये है, अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। प्रारंभकर्ता कहा जाता है। अध्यापक एक दोस्त, दार्शनिक, सलाहकार होता है। विद्यार्थी अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। अध्यापक बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान देता है। अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। जोरदार क्वेश्चन है ये। कौन सा एक टीम निर्माण का हिस्सा नहीं है? टीम निर्माण का हिस्सा नहीं है तो चयन एवं शुरुआत करना, समन्वय, संबंध बनाना, ज्ञान प्रक्रिया, विश्लेषण। टीम बिल्डिंग। जब संबंध बनाना तो है, समन्वय भी है, और अब हिस्सा नहीं है। चयन एवं शुरुआत करना, ज्ञान प्रक्रिया, विश्लेषण। तो ये हटा दे। समन्वय है, संबंध बनाना है। ठीक भाई, टीम को हम मजबूत किस प्रकार से कर सकते हैं? चयन एवं शुरुआत करना, ज्ञान प्रक्रिया, विश्लेषण। देखते हैं, नहीं पड़ रही है पार। 82 में 4 है। हिस्सा नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, चयन एवं शुरुआत करना है। ठीक है, समन्वय, संबंध बनाने में तो कोई हेरफेर ही नहीं था। इनमें दोनों में कन्फ्यूजन था। चयन एवं शुरुआत करना है, ये नहीं है। ज्ञान प्रक्रिया, विश्लेषण। निम्न में कौन सा नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थी को भूमिकाएं देना। कौन सा एक नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थी को भूमिकाएं देना। ठीक, नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है। विद्यार्थियों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांचना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ठीक है, बताइए भाई क्या है इसमें। निम्न में से कौन एक नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? प्रत्येक विद्यार्थी को भूमिकाएं देना, ये तो हो सकता है। विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांचना, ये बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये करते हैं, है ना। ये 83 में अपन कर रहे हैं। तो
83 में 2, ये तो सही गया भाई। ठीक है, ये तो सही है, ये भाग नहीं है, ये नहीं है। जबकि प्रत्येक विद्यार्थी को भूमिकाएं देना, विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। निम्न में से कौन सा एक शिक्षक की निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? दोबारा देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक की निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? तो अभिप्रेरित करना, सरल भाषा का प्रयोग करना, सूचना देना, निर्देशों के प्रभाव जांचना। अब ये हो गया ना, इसमें क्या किया था, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांचना, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को भूमिकाएं देना है, विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना है, विद्यार्थियों को प्रेरित करना है। फिर निम्न में कौन सा एक शिक्षक की निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? भाग नहीं है तो अभिप्रेरित करना है, ठीक, सरल भाषा प्रयोग करना है, निर्देशों के प्रभाव सूचना दे, ये 1 और 2 तो है। निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है शिक्षक की निर्देशात्मक, निर्देशों के प्रभाव जांचना, सूचना देना बिल्कुल नहीं है। अगर सूचना तो छोटा रूप हो जाएगा ना। तो देखते हैं ये क्या कर रहा है 84 में, 84 में 1 है। अभिप्रेरित करना, ये नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा एक शिक्षक की निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? जब ये निर्देशात्मक भूमिका है, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। अभिप्रेरित करना ये नहीं है भाई, फंसा दिया इसने। सरल भाषा का प्रयोग करना है, सूचना देना है, निर्देशों का प्रभाव जांचना है, तीनों है निर्देशात्मक भूमिका। शिक्षकों में सहानुभूति की भावना विकसित करने में कौन सबसे ज़्यादा सहायक है? तो दूर दूर की यात्राएं करना, अस्पताल जाना, बृहद पठन, जीवन के झटके। शिक्षकों में सहानुभूति की भावना विकसित करने में कौन सबसे ज़्यादा सहायक? शिक्षकों में, तो ये नहीं आएगा, बृहद पठन ये नहीं आएगा, जीवन के झटके। सहानुभूति की भावना विकसित करने में, सहानुभूति की भावना, चलिए 4 देखते हैं। 85 में मार दिया, 2 है भाई। शिक्षकों में सहानुभूति की भावना विकसित करने में कौन सबसे ज़्यादा सहायक है? अस्पताल जाना, ठीक है भाई, अस्पताल जाना है। इसके बाद में अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु आप एक शिक्षक को किस मंच की सलाह देंगे? बाल सभा की, शिक्षक संघ की, जनसभा की, जन प्रचार प्रसार माध्यम। व्यापक करने हेतु आप शिक्षक को अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु तो शिक्षक संघ, जन प्रचार प्रसार सभा, जनसभाएं, जन प्रचार प्रसार माध्यम, पता नहीं भैया ना, दिमाग खराब कर रखा है इसने। 86 में 4 है, जन प्रचार माध्यम है, जन प्रचार माध्यम। अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु आप एक शिक्षक को इस मंच की सलाह देंगे? जन प्रचार प्रसार माध्यम। अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु जन प्रचार प्रसार माध्यम है, जनसभा नहीं है, जन प्रचार प्रसार माध्यम है, ठीक है। खेल के हेतु आप स्कूल की समय सारणी के कौन से सारांश का सुझाव देंगे? वो तो लास्ट में देंगे। प्रथम कालांश आधी छुट्टी के बाद, आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश, द्वितीय कालांश। खेल कूद हेतु आप स्कूल की समय सारणी के दौरान प्रथम कालांश आधी छुट्टी के ठीक बाद का कालांश, आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश। खेल कूद हेतु आप स्कूल की समय प्रथम कालांश, प्रथम ही करें क्या? तो देखते हैं दिखाने। 87 में ये क्या कह रहा है? 3 है। 3 का मतलब है आधी छुट्टी के ठीक पहले, जैसे कि आधी छुट्टी हो चुकी है, आधी छुट्टी के ठीक, आधी छुट्टी जैसे कि यानी कि रेस्ट होने वाली है ना, उससे पहले की बात कर रहा है। आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश, आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश, आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश। जैसे कि मान ली जाए कि भाई जैसे कि अब ये रेस्ट होगी, अब रेस्ट होगी तो रेस्ट में कुल कितने पीरियड है? 4 पीरियड मान लेते हैं, 4 पीरियड है। तो आज ही छुट्टी के ठीक पहले का कालांश, जब जैसे कि ये चौथा पीरियड है ना, ये पहले का कालांश। अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यालय प्रधानाचार्य श्री अली को कौन सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है? अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यालय प्रधानाचार्य श्री अली को कौन सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है? बस्ती के वरिष्ठ लोग, विद्यालय प्रधानाचार्य श्री अली को, स्कूल प्रधानाचार्य का एक मंच, विदेशी स्कूलों को भ्रमण कर लौटा दल, शिक्षा अधिकारी। शिक्षा अधिकारी दे सकते हैं 88 में 3। कहना क्या चाह रहा है ये? 88 में 3 है। अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में, अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यालय प्रधानाचार्य प्रिंसिपल
श्री अली को कौन सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है? सहायता से गलत अर्थ लगा लिया आपने। ठीक है, विदेश स्कूलों का भ्रमण कर लौटा एक दल, वो बताएंगे कि वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था थी, इस प्रकार से पढ़ते थे। अपनी कक्षा की योजना बनाने में शिक्षक श्री शर्मा का कौन सर्वोत्तम सहायक हो सकता है? कक्षा की योजना बनाने में तो उनकी कक्षा के सबसे होशियार और कमज़ोर विद्यार्थी, उनके सहकर्मी, उनके स्कूली सलाहकार, अभिभावक। ये तो एक है इसमें तो यार, ये तो सही होना चाहिए। 89 में 89 सही है, एक है उनके कक्षा के सबसे होशियार और कमज़ोर विद्यार्थी। अब 1/3 है भाई ये हमारे इसमें। निम्न में से कौन सा एक अधिगम समुदाय है? अधिगम यानी कि लर्निंग। स्टाफ समिति, बस्ती की चाय की दुकान पर चर्चा समूह है, शौकिया क्लब, अभिभावक संघ। ये है अधिगम समुदाय, स्टाफ समिति, अभिभावक संघ। अभिभावक संघ है, सही है सही है, यही करते हैं। 90 में 2 है। 90 कौन सा एक अधिगम समुदाय है? बस्ती की चाय की दुकान पर चर्चा समूह है। निम्न में से कौन सा एक अधिगम समुदाय है? बस्ती की चाय की दुकान पर चर्चा समूह है। मार दिया भाई इसने। निम्न में से कौन सा एक अधिगम समुदाय है? अच्छा, 90 में 2 है। आपके अनुसार स्कूल शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके अनुसार स्कूल शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों का समाजीकरण है, संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना है, एक राष्ट्र का विकास, बच्चों की अपनी समृद्ध संस्कृति, यही है वो तो। इसमें तो ये तो सही जाना चाहिए। 91 क्या ही करें भैया, इसने ऐसी की तैसी कम कर रखी है भाई। ये कह रहा है आपके अनुसार स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आंसर इसमें 3 है। बच्चों का समाजीकरण, वो तो है ही है, संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना, वो भी है, बच्चों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराना, ये भी है। लेकिन ये जो 3 है ना, ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, एक राष्ट्र का विकास। आंसर 3। अच्छा क्वेश्चन। अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण किसने बोल दिया? NEP 20 से क्वेश्चन आएंगे 5। तो 92 में 1 है। 92 में 1 है। NEP 2020 अनिवार्य विषयों, कौशलों, क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया? फिर पूर्व बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE हेतु राष्ट्रीय पाठचर्याई और शिक्षण शास्त्रीय ढांचा NCPFECCE बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है? पूर्व बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE हेतु राष्ट्रीय पाठचर्याई और शिक्षण शास्त्रीय ढांचा NCPFECCE बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है? ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है भाई। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPFECCE। शॉर्ट ये पूछ भी सकता है कि बताइए, शॉर्ट रूप में बताइए ECCE को। तो NCERT करते हैं इसमें, यहाँ पर SCERTS करेगा। 93 में 2 है। 2 का मतलब है NCERT है। ठीक है, NCERT पूर्व बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE क्या बोल देंगे इसको? नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो NCERT है। दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तरह? दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तरह है? दक्षता आधारित अधिगम, संविधान के प्रावधान, सामाजिक दबाव, समानता की भावना, हर बालक अपनी गति से सीखता है। चलिए 4 देखते हैं, है ना, होगा गलत होगा तो। 94 में 4 सही है। ठीक है, हर बालक अपनी गति से सीखता है। बच्चों के लिए एक स्कूल अपने वातावरण को निरपराध और सुरक्षित कैसे बना सकता है? बच्चों के लिए एक स्कूल अपने वातावरण को निरापद और सुरक्षित कैसे बना सकता है? बच्चों के लिए एक स्कूल अपने वातावरण को निरापद और सुरक्षित कैसे बना सकता है?
स्कूल के चौकीदार को होशियार करके खेल और भोजन द्वारा बच्चों को खुश रखकर उस छात्रों को स्कूल के बाहर ना जाने कहकर, यही है स्नेहपूर्ण शिक्षक अधिगम की तकनीकें अपनाकर। 95 में 4 सही है, स्नेहपूर्ण शिक्षण अधिगम तकनीकें अपनाकर। वर्तमान शैक्षिक के परिवेश में हमारे शिक्षकों द्वारा बच्चों के कौन से अधिकार पर भली भांति ध्यान नहीं दिया जाता है? कुछ बच्चों के अंतिम तर्क करने के स्वभाव पर, सारे दिन स्कूल में रहना, बालकों के गृह कार्य पर समुचित प्रतिपुष्टि, अपनी ऊंचाई के अनुसार कक्षा में बैठने। कुछ बच्चों को अंतिम तर्क करने के स्वभाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक देखते हैं 96 में, एक ही है 96 में एक, ठीक है। कुछ बच्चों के अंतिम तर्क करने के स्वभाव पर। फिर मातृभाषा के अध्यापक की अनुपस्थिति में एक प्राथमिक शाला के बालकों को किस भाषा में पढ़ाने की वरीयता दी जानी चाहिए? ये तो 1 से 5 कर दिया है। अब मातृभाषा के अध्यापक की अनुपस्थिति में, मातृभाषा के अध्यापक की अनुपस्थिति में एक प्राथमिक शाला के बालक को किस भाषा में पढ़ाने की वरीयता दी जानी चाहिए? राजकीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय है, ठीक क्षेत्रीय है, कोई रोड़ा ही नहीं है। 97 में क्षेत्रीय है, ठीक है। अपनी रिपोर्ट को बनाने में निम्न में से किसने रूस और अमेरिका से विशेषज्ञों को निमंत्रित किया? अपनी रिपोर्ट को बनाने में रूस और अमेरिका। देखते हैं 98 में 3 है, 3 का मतलब हो जाएगा कोठारी आयोग 1964 और 66। ये बताइए विश्वविद्यालय आयोग संबंधित है 1948, मुदालय आयोग 52-53, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। दोबारा से देखते हैं आंसर, तो इसमें 3 है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग संबंधित है 1948 से, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 है। मुदालय आयोग नहीं, इनको भूल जाइए भाई, ये गलत है इनमें, ये है ना, इन्हें गलत दे रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है तो फिर भी ठीक ठाक सा लग रहा है ऑप्शन में। कोठारी आयोग 64-66 याद रखना है बस। 98 में 3 है, ठीक। कोठारी आयोग 1964-66। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु आप निम्न किस पाठचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? तो एकीकृत पाठचर्या, विषय आधारित पाठचर्या, बीज कोर पाठ्यक्रम, आपाती पाठचर्या। एकीकृत पाठचर्या, विषय आधारित। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु आप ये करते हैं बीज आधारित। 99 में 1 है, 99 में 1 है, गलत है। 99 में 1 का मतलब एकीकृत पाठचर्या है। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु आप निम्नलिखित पाठचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? एकीकृत पाठचर्या, एकीकृत पाठचर्या है। निम्नलिखित किस स्तर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक का केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। माध्यमिक स्तर, मिडिल स्तर, तैयारी वाला स्तर, बुनियादी स्तर। केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। अध्यापक का केवल ज्ञान ही, माध्यमिक, मिडिल, अध्यापक का केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण कारक नहीं है। बुनियादी स्तर, केवल ज्ञान ही महत्वपूर्ण कारक नहीं है। केवल ज्ञान ही। तैयारी, मिडिल, माध्यमिक। तो क्या ये 4 देखते हैं दिखाना 100 में 4 ही है, 100 में 4 ही है बुनियादी स्तर, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक। उनको व्यवहार चाहिए, ठीक है। आपकी सहजता, स्नेहता, प्यार दुलार चाहिए, ठीक है। जब अगर प्यार से आप उनको जो भी पढ़ाएंगे सिखाएंगे वो सब सीख जाएंगे। निम्न में से किस स्तर पर पढ़ाने के लिए एक अध्यापक का केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ठीक है, तो उनके लिए ये बुनियादी स्तर होता है ना, उनके लिए ये ज़्यादा तगड़ा ब्रह्मांड ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बुनियादी स्तर। तो ये थे भाई, है ना। अब तो ये हिंदी व्याकरण के आ जाएंगे। भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल रूप में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकता है, अपनी स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रकृति समन्वय की ओर रही है। साहित्य समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। गद्यांश है ये, है ना, ये हिंदी व्याकरण है।
ठीक है, इनमें व्यंजन संधि नहीं है, इनको अलग देखेंगे क्योंकि ये मनोविज्ञान का वीडियो हो जाएगा। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट गया दुबक कर, घर घर में अनाज बिखराया। प्रोक्यामेंस किस रचनाकार का है? प्रस्तुत गद्यांश किस रचनाकार का है? NCERT है, छठी से आठवीं तक की किताबों से आएंगे, PRT है उसमें। लेकिन मनोविज्ञान के हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं वो तो कहीं से भी आ सकते हैं। बहादुर बित्तो, रचना बैल की जान कैसे बच गई। चांद वाली अम्मा के आधार पर बताइए, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई। जलेबी, पकौड़ी, करेला, अधिक बलवान कौन, रचना के आधार पर बताइए कि आदमी की टोपी कैसे उड़ गई। अब इंग्लिश है, अब इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है। अब इसके बाद में इंग्लिश, कौन सा गलत है, एक कौन जिसका माप, फिर इंग्लिश है। एक विद्यालय में प्रार्थना के पश्चात कक्षाएं, कौन सा सबसे छोटे पदों में है, ये रीजनिंग है। दी गई आकृति में संख्या की गणना कीजिए। इसके बाद में कौन सा गलत है ना। पंपन 2 घंटे, 4 किमी 812 मीटर चलता है, 5 घंटे की यात्रा में तय की गई दूरी है। वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कौन सा गलत है। रोमन नंबर्स। 180 क्वेश्चन है क्या इसमें, 180 क्वेश्चन है भाई, एक ही पेपर था पहले, अब अलग अलग कर दिए, 100 अलग 100 अलग, 1/3 नेगेटिव कर दिए। अब निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। 161 में 161 में 161 में 161 में हो जाएगा 4। एक गलत है परंतु कथन सेकंड सही है। सिलेंडर में छोड़ने जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। छोड़ने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। पश्चीकृत दूध पर्यावरण से हैं ये। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों जिस पदार्थ के संचरण से ऐंठन होती है वह है, तो 67 में 2 है। तो ये था भाई, है ना, ये पेपर था। तो चलिए ये दोबारा देखेंगे, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना इनको, ये मनोविज्ञान का वीडियो हो जाएगा पूरा, है ना, ठीक है। भीड़ की धूप पर नचा सकता हूँ, ये कलम मैंने अपने लोगों से सीखी है। तो चलिए 180 क्वेश्चन है इसमें पूरे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।